चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। और जैसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि पावर शेयरिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पावर शेयरिंग किसको कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो वो टॉपिक मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में हम लोग किस किस टाइप से पावर को शेयर किया गया। चलिए तो बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ। इथनिक कंपोजिशन का मतलब हुआ कि वैसा डिवीजन जो कि एक सिमिलर कल्चर के बेस पे डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि कुछ लोग अगर एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों का एक ग्रुप बन जाए, फिर अगर कोई दूसरे कल्चर से है तो उस कल्चर का एक ग्रुप बन जाए, यानी कि डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। दैट मीन्स people having similar kind of culture be in one group. Clear? अब हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप में, बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है और इसके जो एरिया है वो बहुत ही बेल्जियम जो है वो स्मॉलर इन एरिया है और इसके एरिया को हम लोग कंपेयर करते हैं हरियाणा स्टेट, जो हमारी इंडिया में हरियाणा स्टेट है, उस स्टेट के इस एरिया से हम लोग बेल्जियम के एरिया को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ इट मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की 2 करोड़ है तो बेल्जियम की 1 करोड़ है। हाफ of that of Haryana. Clear? Now, अब बेल्जियम के कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये मैंने बेल्जियम का मैप बनाया है। बेल्जियम में हम लोग मेनली 3 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक सबसे पहले थे फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग पीपल्स है वहाँ पे, यानी कि फ्लेमिश रीजन में डच जो लोग डच बोलते हैं वो कितने हैं 59%। एंड वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। क्लियर? फ्लेमिश रीजन में 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। बट इसमें आप लोगों को देख के क्या लग रहा है कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल की मेजॉरिटी है, यानी कि डच स्पीकिंग जो पीपल है वो मेजॉरिटी में है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। बट यहीं पे बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रसेल्स। ब्रसेल इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ब्रसेल्स में क्या देखने को मिलता है कि ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है एंड 20% डच स्पीकिंग पीपल है। सो क्या हो गया यहाँ पे, पूरी कंट्री में तो डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है, बट कैपिटल सिटी यानी कि ब्रसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है। और ये तो चलिए, ये तो हमारा टोटल हो गया। अब रिमेनिंग 1%, हम लोग का 1% बचा। वो 1% जो है वो हमारा बेल्जियम में जर्मन स्पीकिंग है, यानी कि 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब जर्मन को आज के डेट में हम लोग जर्मनी को एक अलग कंट्री बोलते हैं और ये है भी, बट आप लोग ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़िएगा नेशनलिज्म इन यूरोप में कि यूरोप जो है वो पहले कंबाइंड था। जर्मनी जो है वो बहुत सारे बेल्जियम के साथ पूरा कंबाइंड वे में था, बट धीरे धीरे जैसे ही यूरोप का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते गया उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मन यानी कि जर्मनी एक अलग कंट्री बन गया जो आज के डेट में है। सो पहले तो नहीं था, तो 1% जर्मन स्पीकिंग हो गया, 59% डच स्पीकिंग हो गया और वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग हो गया। बेल्जियम जो है वो अपना बॉर्डर 3 कंट्री के साथ शेयर करता है। कौन कौन सी कंट्री है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नेदरलैंड,
नेदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। इन तीनों के साथ जो है बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? सो ये तो था हमारा कंपोजिशन की कहाँ पे कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही कि किसकी मेजॉरिटी रहेगी, कौन से लैंग्वेज के पीपल की कौन से लैंग्वेज के पीपल किसके ऊपर अपना डोमिनेंस करेंगे। तो बेल्जियम में भी पावर को शेयर किया गया। अब वो किस टाइप से शेयर किया गया ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ टेंशन इन बेल्जियम। अब इतने सारे डाइवर्सिटीज हैं और वहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज तो बहुत ज़्यादा है, तो कुछ टेंशन्स तो होंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्या क्या टेंशन हुए और किस किस वजह से हुए। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो बेल्जियम में माइनॉरिटी में थे, तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिच एंड पावरफुल थे, बट क्या थे वो लोग माइनॉरिटी में थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डच स्पीकिंग पीपल को एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन सब जगहों पे उन लोगों को बेनिफिट मिल गया। थे ये लोग रिच एंड पावरफुल, बट चूंकि ये लोग माइनॉरिटी में थे इसीलिए मेजॉरिटी में जो थे उसको ये सारे एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन सारे जगहों पर बेनिफिट मिल गया। तो ये क्या हुआ 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ, इन दोनों कम्युनिटी यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या हुआ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो एक अलग ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था। उसका क्या प्रॉब्लम था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थ्रू आउट द कंट्री माइनॉरिटी में थे वो ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में थे। मैंने पिछले टॉपिक में बताया आप लोगों को कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थ्रू आउट द कंट्री तो सिर्फ 40% थे एंड डच स्पीकिंग इज 59%, बट ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 80% थे एंड डच स्पीकिंग वाज ओनली 20%। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि डच स्पीकिंग जो पीपल्स थे वो सोचे कि ठीक है हम लोग कंट्री में तो मेजॉरिटी में हैं, बट अगर हम लोग अपनी इस पावर के वजह से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को दबाएंगे, उन लोगों के ऊपर डोमिनेंस करेंगे, तो क्या होगा, ब्रसेल्स में तो फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, तो ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग पे दबाव डालेंगे, ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो डच स्पीकिंग पे डोमिनेंस अपना दिखाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे। तो इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी को क्या है वो प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पावर्स को शेयर किया गया। तो अब पावर्स को किस तरह से शेयर किया गया ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब इतने सारे हो गए, मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, तो कुछ कंफ्यूजन तो क्रिएट हुए ही होंगे। सो बेल्जियम में जो भी लीडर्स थे, जो भी मिनिस्टर्स थे, वो लोग एक बेटर वे में पावर को शेयर कर दिए, जिसके वजह से क्या हुआ वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुई और जो भी टेंशन्स था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में वो भी सॉल्व हो गया। तो वो कैसे किया गया, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, वी आर इंडियन, सो बेल्जियम में जो लोग रहते हैं उसे हम लोग बेल्जियन बोलते हैं। The Belgian leaders took a different path, recognized diversity. बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो क्या किए कि पहले तो जितने भी टाइप के डाइवर्सिटी थे उसको रिमाइंड किए, उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग पावर को शेयर करना शुरू किए और बेल्जियम का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का उसको 4 टाइम्स वो लोग उसको अमेंड करते गए और ये सारा काम जो है वो 1970 टू 1993 के बीच में हुआ। क्लियर? अब वो लोग कैसे कैसे पावर को शेयर किए, कुछ एलिमेंट्स हैं, चलिए हम लोग उससे पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स
shall be equal in central government. कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिस्क्राइब किया, यानी कि वहाँ के जो लीडर्स हैं वो बैठ के एक डिसीजन लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग इन दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए एज एग्जांपल 50 मिनिस्टर्स हैं, तो 25 डच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे एंड 25 फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे। तो जब दोनों इक्वल नंबर के रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंस अपना नहीं दिखाएगा, अपना पावर नहीं दिखाएगा। इसकी वजह से दोनों साथ मिलकर किसी भी चीज़ का डिसीजन लेंगे। तो जब डिसीजन लेंगे इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगी, टेंशन्स नहीं आएंगे। तो कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरली किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेगा। सेकेंड वन इज many powers of central government have been given to state government. सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ अपना पावर रहे और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट बन के ना रह जाए। इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहे, उसको अपना एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट में दे दिया गया ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो आपके स्टेट में वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट उसमें अपना डिसीजन लेके उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सके। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब पावर को डिवाइड कर दिया गया तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी क्योंकि सबके पास इक्वल पावर आ गया। अब ब्रसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल सिटी, ब्रसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया क्योंकि हम लोग इसे बेल्जियम के गवर्नमेंट्स में नहीं लाएंगे क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री क्या था, डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे एंड फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, बट ब्रसेल्स में तो जस्ट इसका अपोजिट था। तो इसीलिए वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। सेपरेट गवर्नमेंट तो बनाया गया बट वहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हुआ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट रहेगा उसमें दोनों कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स रहेंगे वो इक्वल नंबर में रहेंगे। क्लियर ना? अब इन सब के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इट मींस कि डिवीजन ऑफ पावर्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हम लोग पावर को डिवाइड कर देंगे ताकि एक लैंग्वेज की जो भी कम्युनिटी है उस लैंग्वेज की कम्युनिटी का एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट बन जाए। और इसमें जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द मेंबर्स इलेक्टेड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट है वो उस कम्युनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग इन तीनों कम्युनिटी का एक अलग गवर्नमेंट बना दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों पे ये इसका जो पावर है वो डिफाइन करता है कि उस कम्युनिटी का जो भी कल्चर है, उस कम्युनिटी का जो भी लैंग्वेज है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उस सब का समाधान कौन करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपने कम्युनिटी का जो भी प्रॉब्लम्स आएगा वो उस कम्युनिटी के गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी। क्लियर? ब्रसेल्स जो है, ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज किया गया। यूरोपियन यूनियन का आपको डिटेल्ड क्लास 12th के यूरोपियन यूनियन का डिटेल क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को पढ़ना है। सो बस आप लोग बस इतना ये समझिए कि ये तो यूरोप का एक कंट्री है, तो यूरोप में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए एक यूनियन बनाया गया कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो इस यूनियन में आएंगे, यहाँ पे उसके लिए डिस्कशन होगा और फिर देन आफ्टर उसका कंक्लूजन निकल के आएगा। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर, यानी कि हेडक्वार्टर इट मीन्स के सारा प्रॉब्लम्स वो
होगा, जो भी पावर्स होगा वो वहीं से जाएगा, जो भी लॉज बनेगा या फिर जो भी रूल्स होगा वो वहीं से जाएगा। तो ब्रसेल्स यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम को ही यूरोपियन यूनियन ऑफ हेडक्वार्टर चूज किया गया। तो ये तो था बेल्जियम में पावर कैसे कैसे शेयर किया गया। इट मीन्स अब इतने सारे वे में पावर्स को हम लोग शेयर कर दिए ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो, टेंशन्स ना हो। अगर हम लोग सबके बीच में पावर को इक्वल शेयर कर देंगे तो कभी भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये क्या बताता है कि पावर शेयरिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। हम लोगों को पावर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर पावर नहीं शेयर करेंगे तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे टेंशन्स बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट श्रीलंका की, श्रीलंका में कैसे पावर को शेयर किया गया और उसका इथनिक कंपोजिशन क्या था। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ।